हेलो बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लक्ष्य को पाने के लिए व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई के अंदर व्यस्त होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो आप सभी लोगों को पता है ये लेक्चर्स मैं क्यों बना रहा हूँ। इनके बनाने के पीछे का एकमात्र मकसद मैं हर बार हर लेक्चर के अंदर बताता हूँ कि इसमें थोड़ा पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, नॉन कन्वेंशनल मेथड है। मतलब आप लोग फिजिक्स तो शायद हर कहीं से समझ सकते हो, लेकिन कुछ इस तरीके से समझ जाओ कि खुद फिजिक्स के क्वेश्चन करने लग जाओ। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करो तो आपसे मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स विथ क्लैरिटी आपको चीजें समझ में आ जाए और खुद से ही होने लग जाए। ऐसी कुछ अप्रोच मैं इन लेक्चर्स के अंदर यूज कर रहा हूँ। और मुझे पता चल रहा है कि यार ये अप्रोच इफेक्टिव भी है। सर कैसे पता चल रहा है आपको? आप लोगों के कमेंट्स को देख के। मेरी वेबसाइट के ऊपर या फिर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ उनके नीचे आप जाओगे तो आपको बच्चों के कमेंट्स बता देंगे कि बच्चों को इन लेक्चर से वाकई जो इन लेक्चर्स को बनाने का जो मकसद है उस डायरेक्शन के अंदर फायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है। तो आप में से भी अगर कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है कि यार ठीक है, मतलब फिजिक्स इस तरीके से समझ में नहीं आ रही कि कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आए, कि खुद से क्वेश्चंस होने लग जाए, तो एक बार यहाँ पर जो मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ उनको देखो। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एक और लेक्चर, चैप्टर नंबर 7 पार्ट ए। मैं बता चुका हूँ मैंने चैप्टर 7 को पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सेंटर ऑफ मास और कोलिजन के बारे में पढ़ रहे हैं एंड दिस इज लेक्चर नंबर 4। पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से समझा है। अब अपन बात करेंगे कोलिजन के बारे में। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसका एजेंडा क्या है पहले तो बता देता हूं मैं। हम सबसे पहले टाइप ऑफ कोलिजन इनको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ में आता। देखो कोलिजन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इतना फंडामेंटल टॉपिक है कि इसकी हर एक चीज आपको बारीकी से पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगी तो आप मात खा जाओगे। ठीक है। तो पहले तो अपन कॉलिजन के टाइप्स डिस्कस करेंगे। हेड ऑन कॉलिजन क्या होती है, ऑब्लिक कॉलिजन क्या होती है, ठीक है ना, इलास्टिक इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होती है, फिर इनके स्पेशल केसेस, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होती है। तो इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे स्पेशल केसेस बताऊंगा, अगर उनको आपने ध्यान रख लिया तो कॉलिजन का कोई भी क्वेश्चन, पहली बात तो आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा, और दूसरा आप विद इन सेकेंड से सॉल्व कर दो। तो मैं जो स्पेशल केसेस आपको बताने वाला हूं आज के लेक्चर के अंदर, वो आपको वन बाय वन नोट डाउन करते चले जाने हैं मेरे साथ में। उनको हथियार की तरह याद रखना है, और जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा कोलिजन का तो उनको आपको डायरेक्टली यूज करना है एज अ वेपन। ठीक है। तो आज आपको वर्कड आउट एग्जांपल्स तो कम दिखेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट स्पेशल लेक्चर है उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स होंगे, लेकिन आज आपको मिलेंगे ढेर सारे स्पेशल केसेस जो कि एज क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो ये हमारा आज का एजेंडा रहेगा। आप में से कोई बच्चा अगर पूरी की पूरी प्रिपरेशन मेरे साथ में करना चाहता है, नीट की कंप्लीटली मुझ पर रिलाय करना चाहता है, तो फिर YouTube के ऊपर लिमिटेशन है, मैं सिर्फ लेक्चर्स डाल सकता हूँ। लेक्चर्स के अलावा सिलेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। एक तो टीचर का साथ, टीचर की मेंटोरशिप ज़रूरी होती है। दूसरा DPPs, आप क्लास को देखने के बाद में प्रैक्टिस भी तो करोगे, तो एक गाइडेड प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए आपके टीचर के अंडर। तो DPPs हो गई, नोट्स हो गए, उनका सोल्यूशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारे के सारे जो पिलर्स हैं मेरे साथ में नीट की प्रिपरेशन करने के, वो आपको मिल जाएंगे मेरी वेबसाइट के ऊपर www.physicsman.in। तो इस वेबसाइट को एक बार ज़रूर आप चेकआउट कर लेना इन केस यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर फॉर दी फर्स्ट टाइम। ठीक है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। कॉपी पेन तैयार, फोकस शुरुआत से लेकर आखिरी तक एक एक चीज को बारीकी से समझते हुए चलना है। ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं हेड ऑन वर्सेस ऑब्लिक कॉलिजन के बारे में। तो पहले तो इन जनरल कॉलिजन बताता हूं मैं आपको क्या होती है ना। वैसे तो सबको पता है कि कॉलिजन का मतलब होता है दो चीजों का आपस में टकराना, बट फिर भी फिजिक्स में देखो किस तरीके से अपन एक एक चीज को स्पेसिफाई करते हैं। तो हुआ ये कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर ए एंड दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर पी। ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है?
u1 स्पीड से मूव कर रहा है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये u2 स्पीड से मूव कर रहा है ना। तो अपन एक काम करते हैं, इनको ऐसा कुछ लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं a और इसको लिख लेते हैं b, है ना। थोड़ा वो नंबरिंग के हिसाब से सही बैठ जाएगा। ये आपका a ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका b ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी आप दोनों के सेंटर्स को मिलाओगे तो इसका सेंटर यहां पर है, इसका सेंटर यहां पर है, दोनों के सेंटर को मिलाओगे तो सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन है दोनों उसी लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं, दोनों उसी लाइन के अलोंग मूव कर रहे हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी, दोनों की मोशन उसी लाइन के अलोंग है, ठीक। और एक और कंडीशन आपको दे रखी है कि आपका जो u2 है ना, इट इज ग्रेटर देन u1। u2 जो है वो u1 के कंपैरिजन में बड़ा है। तो अब होगा क्या, अगर ये ज्यादा वेलोसिटी से चल रहे हैं और ये कम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो कुछ देर बाद में इनएविटेबल है कि ये दोनों टकराएंगे टकराएंगे, ठीक है। अगर आप इसके रिस्पेक्ट में, भाई ये कम वेलोसिटी से चल रहे हैं ना, ये धीरे चल रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप इसकी वेलोसिटी देखोगे तो ये आपको आते हुए नजर आएगा ए की तरफ और अंत में ए से टकरा जाएगा, ठीक है। तो ये जो अवस्था बन रही है इट इज बिफोर कॉलिजन, ठीक है। ये बिफोर कॉलिजन हमारी कंडीशन बन रही है। हमें देख के पता पड़ गया कि भाई साहब यहां तो टक्कर होने वाली है, यहां तो टक्कर होने वाली है। अब क्योंकि ये धीरे चल रहा है, ये तेज चल रहा है, तो धीरे धीरे इनके बीच की डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। तो इसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो यहां पर एक चीज काम में आती है जिसको अपन बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, बोलते हैं अपन इसको, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो हमेशा आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जब भी निकालोगे ना तो हायर वेलोसिटी में से लोअर वेलोसिटी को माइनस करना है। तो आपने क्या कर दिया, यहां पर u2 में से u1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो इसी चीज को, ठीक है, u2 वेक्टर माइनस u1 वेक्टर, अगर अलग अलग डायरेक्शंस में मोशन हो रही है तो, ठीक है। मतलब आपको हमेशा क्या करना होता है कि जिस ऑब्जेक्ट को जाके जो ऑब्जेक्ट टकराने वाला है, ठीक है, तो हमेशा आपको जब भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालोगे तो आपको देखना है कि किस स्पीड से दोनों के बीच की जो वेलोसिटी है, वो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कम हो रही है। तो दिस इज ऑल्सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बट ये लैंग्वेज बड़ी कंफ्यूजिंग है कि पता नहीं किसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो आप तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालेंगे तो हायर वेलोसिटी में से लोअर वेलोसिटी को हमें माइनस करना है। तो आपको पता पड़ गया रिलेशन क्या होगा, और फिर उसी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। इन केस अगर आपकी मोशन अदरवाइज हो रही है, जैसे दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो फिर वेक्टर फॉर्म में डील कर लेना, ठीक। तो एक तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, चीजों को जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल करो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इस रिलेटिव वेलोसिटी से ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक। अब क्या होगा, अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अंत में हमें ये एक दूसरे से टकराते हुए नजर आएंगे। और जब ये एक दूसरे से टकराते हुए नजर आएंगे तो ड्यूरिंग कॉलिजन ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, और कांटेक्ट में आएंगे तो एक दूसरे की शेप को डिस्टॉर्ट कर देंगे ऐसे, ठीक है। जब आप बहुत स्लो मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्लो मोशन कैमरा से अगर आप इस घटना को रिकॉर्ड करोगे ना तो आपको इस तरीके की मोशन नजर आएगी। ये दोनों ऑब्जेक्ट टकराएंगे और टकरा के एक दूसरे को दबाते हुए नजर आएंगे, ऐसे डिस्टॉर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी हो रहा है, ठीक है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए तब क्या होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट फोर्स लगाएंगे, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, ये इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। ऐसे दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाएंगे। तो अब नोटिस करो, जिसकी स्पीड ज्यादा थी ना उसके ऊपर तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी धीरे 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 धीरे। और जिसकी स्पीड कम थी उसको नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी धीरे 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 धीरे। तो एक सिचुएशन ऐसी भी आएगी
कि दोनों की स्पीड एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगी। हो सकता है दोनों ऑब्जेक्ट वहीं सेपरेट हो जाए, या फिर हो सकता है कि ये जो डिस्टॉर्शन हुआ है इसमें काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वापस से हो सकता है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो इनफैक्ट दोनों की वेलोसिटी इक्वल होके हो सकता है पहले वाले की वेलोसिटी ज्यादा हो जाए और दूसरे वाले की कम रह जाए, तब जाके एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो ड्यूरिंग कॉलिजन क्या क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है यहां पर, तो ये अपन ड्यूरिंग कॉलिजन बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कम समय के अंदर ये सारी की सारी चीजें होंगी। बस इसको अगर आपने समझ लिया तो एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, साथ ही साथ में जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। एंड प्लस हीट के अंदर, अगर आइडियल कंडीशन है तो हीट में कन्वर्जन नहीं होगा, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब सेपरेट होंगे तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो हो गया आइडियल केस। बट प्रैक्टिकल केसेस में आप देखोगे कि काइनेटिक एनर्जी कुछ मात्रा में तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ मात्रा में हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर जब ये दोबारा से सेपरेट होते हैं तो सिचुएशन चेंज हो चुकी होती है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है v2, और जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी वेलोसिटी चेंज होके हो जाती है कितनी, v1 हो जाती है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो उसी लाइन के अलोंग लग रहा है जिस लाइन के अलोंग दोनों के सेंटर थे, जिस लाइन के अलोंग दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे। तो अभी भी ये उसी लाइन के अलोंग क्या करते हुए नजर आएंगे, आपको मूव करते हुए नजर आएंगे। हाँ, एक चीज चेंज हो चुकी होगी कि अब इसकी स्पीड बढ़ते 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 ज्यादा हो जाएगी, तो v1 जो है वो ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, v2 के कंपैरिजन में। तब जाके ये दोनों एक दूसरे से, भाई ये अब तेज भाग रहा है, ये धीरे धीरे भाग रहा है, अब ये एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे। इसलिए अपन इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहते हैं। अगेन आपको फंडा क्या ध्यान रखना है, हमेशा हायर में से लोअर वेलोसिटी को माइनस करना है। तो यहां पर v1 माइनस v2, इस तरीके से आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मिल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा कोलिजन का एक एग्जाम्पल हो गया। अब क्योंकि इस कोलिजन में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ध्यान देना, इस कोलिजन में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। इसलिए ओवरऑल जो मोशन होगी वो एक ही लाइन के अलोंग होगी। इसलिए इस तरीके की जो मोशन है ये कहलाती है, इस तरीके की जो कोलिजन है ये कहलाती है आपकी हेड ऑन कोलिजन। इसको अपन क्या कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। आया सबको समझ में? कैसे ध्यान रखोगे हेड ऑन कोलिजन, कि कोलिजन से पहले दोनों जिस लाइन के अलोंग एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, कोलिजन के दौरान नॉर्मल फोर्स भी उसी लाइन के अलोंग लगा, और इस वजह से आफ्टर कोलिजन वापस से दोनों ऑब्जेक्ट उसी लाइन के अलोंग मूव करने लगे। तो ओवरऑल मोशन जो है वो एक ही डायमेंशन के अंदर होगी, इसलिए इसको कहा जाता है हेड ऑन कोलिजन, या इसका एक नाम और है, इसको वन डायमेंशनल कोलिजन भी कहा जाता है। इसको वन डायमेंशनल, क्योंकि पूरी की पूरी जो कोलिजन की प्रोसेस है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर हो रही है, इसलिए इसको वन डायमेंशनल कोलिजन भी कहा जाता है। तो अब ये तो हो गया हमारा पहला टाइप। अब अपन बात करते हैं हमारे ऑब्लिक कोलिजन के बारे में। तो ऑब्लिक कोलिजन जो अदरवाइज केस बनेगा, भाई इसके अलावा जो केस बनेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्लिक कोलिजन कहलाएगा। हो सकता है कि ये आपका पहला ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। ये इधर की तरफ मूव कर रहा है u2 स्पीड से, और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है u1 स्पीड से। अब की बार जो मोशन हो रही है, देखो इसका सेंटर तो यहां पर है और इसका सेंटर यहां पर है,
तो दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है और दोनों मूव किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। इस केस में ये तो हुआ बिफोर कॉलिजन, ये तो हुआ बिफोर कॉलिजन, ठीक है। अब क्या होगा जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है, तो देखो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ए। तो अब की बार जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा वो उस डायरेक्शन में नहीं लगेगा। अब की बार ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैसे लगेगा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और इसके ऊपर किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हमेशा दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली डायरेक्शन के अंदर लगता है। तो अब की बार आपने देखा कि जिस डायरेक्शन में ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, नॉर्मल फोर्स इज नॉट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। अब की बार नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट तो इसकी स्पीड को कम करने के काम आएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो इसको अब ऊपर लेके जाने का काम करेगा। ऐसे ही इस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट तो इसको स्पीड अप करेगा, जो कि यहां पे भी कर रहा था, और एक कंपोनेंट इसको क्या करवाने की कोशिश करेगा, नीचे लेके जाने की कोशिश करेगा। तो आप देखोगे कि जब कोलिजन के बाद में ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे, तो आपका जो ऑब्जेक्ट बी है, ये जो ऑब्जेक्ट बी है, ये ऑब्जेक्ट तो आपको स्लाइटली ऊपर की ओर जाता हुआ नजर आएगा विथ स्पीड v1, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट ए है, ये जो ऑब्जेक्ट ए है, ये आपको नीचे की ओर नजर आएगा स्लाइटली विथ स्पीड v2। इस तरीके की मोशन हो, ये आपका इस डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और ये आपका इस डायरेक्शन के अंदर चला जाएगा। तो एक ही डायरेक्शन के अंदर मोशन नहीं हो रही, तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका ऑब्लिक कोलिजन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, और ये हो गया हमारा आफ्टर कोलिजन। बेटा एक एक चीज को आप बारीकी से पकड़ते हुए चलना। सो दिस इज नोन एज ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। इसको 1D कोलिजन भी बोला जाता है, ठीक है, 1 डायमेंशनल कोलिजन भी बोला जाता है, ठीक है, और इसको 3D या 2D कोलिजन भी बोला जाता है। तो ओवरऑल बोल दो तो 3D कोलिजन बोल सकते हो, या फिर अगर दो ही डायरेक्शन इन्वॉल्व है तो 2D कोलिजन भी बोला जाता है, ठीक है ना भाई। दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट तो 3D हो गया, और दो ही ऑब्जेक्ट है तो 2D हो गया। तो अभी इस एग्जाम्पल के अंदर तो इसको 2D कोलिजन लिख लो एक बार के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, एक एक चीज आपको बारीकी से पकड़नी है। बेटा क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस है कि ड्यूरिंग कोलिजन जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो कैसे लग रहा है। अगर कोलिजन के दौरान लगने वाला नॉर्मल फोर्स उसी लाइन के अलोंग है जिस लाइन के अलोंग दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, मतलब दोनों की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जिस डायरेक्शन में थी, अगर उसी डायरेक्शन में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है देन वेल एंड गुड, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पक्का दोनों टकराने के बाद में अलग अलग डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, एंड दैट कोलिजन विल बी नोन एज ऑब्लिक कोलिजन। बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए ये डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, ठीक है, कि आपकी कोलिजन 1D कोलिजन है या फिर मल्टी डायमेंशनल कोलिजन है। एक डिफरेंस होता है ये जो एनर्जी वाला फैक्टर है ना, उसके आधार पर, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ कोलिजन के दौरान जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है, तो आप सब लोग जवाब दोगे कि यार ओवरऑल सिस्टम के ऊपर कोलिजन के दौरान जो फोर्सेस लग रहे हैं नॉर्मल फोर्स पेयर की फॉर्म में होता है, मतलब इंटरनल फोर्स है, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है आपका, 0 है। तो क्योंकि कोलिजन के दौरान लगने वाला हर फोर्स इंटरनल होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, इस वजह से आपका नेट मोमेंटम जो होता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है
कि भले ही कॉलिजन कैसी भी हो, भले ही कॉलिजन कैसी भी हो, नेट मोमेंटम जो है वो हमेशा क्या रहेगा, नेट मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। नेट मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन, चाहे कैसी भी कोलिजन हो, तो मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहेगा। अब बात आती है एनर्जी की। तो अगर एनर्जी कंजर्व रहती है मोमेंटम के साथ साथ, तो उसको बोला जाता है आइडियल केस इलास्टिक कोलिजन। और अगर प्रैक्टिकली बात करोगे तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, कुछ मात्रा में एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर चली जाती है, उस केस को बोला जाता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो एनर्जी कंजर्वेशन के आधार पर भी आप कोलिजन को दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। इलास्टिक कोलिजन जिसमें मोमेंटम के साथ साथ एनर्जी भी कंजर्व रहती है, और इन इलास्टिक कोलिजन जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है बट एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, कुछ मात्रा में एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में सिस्टम से बाहर चली जाती है। तो अब ये इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन है, इसको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और फिर वापस से आएंगे ऑब्लिक कोलिजन के ऊपर, ठीक है ना। तो इनके कुछ स्पेशल केसेस में आपको बताऊंगा, कुछ स्पेशल रिजल्ट्स में आपको बताऊंगा जिनको आप डायरेक्ट एज अ वेपन क्वेश्चंस के अंदर यूज कर सकते हो। तो वन बाय वन अपन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, इलास्टिक वर्सेस इन इलास्टिक कोलिजन। तो डिफरेंस तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि अगर, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इसके अंदर मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं। तो मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ कंजर्व्ड, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम तो कंजर्व्ड है भाई, ये तो हर कोलिजन के अंदर कंजर्व्ड रहता ही रहता है। तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट एनर्जी इज लॉस्ट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी, ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। एक इसका भी परफेक्ट केस होता है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। तो इसका भी परफेक्ट केस जो होगा, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा होगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना लॉस हो रहा होगा, मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो हो जाए। भाई मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट टकराए तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, फिर उसके बाद में अलग ही नहीं हुए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में जा ही नहीं पाई, सारी की सारी एनर्जी किसकी फॉर्म में चली गई, हीट की फॉर्म में चली गई। तो इसमें मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। जितनी एनर्जी फिर बचेगी वो दोनों को एक साथ चलाने के अंदर काम में आ जाएगी, रिमेनिंग जितनी भी एनर्जी थी वो आपकी खर्च हो गई। तो ये जो केस है जिसमें मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होता है, जिसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है, इसको अपन बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन या कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये इसका एक स्पेशल केस हो गया। इससे आपको ये भी पता पड़ गया कि यहां पर अगर आप कहोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। जितनी रिलेटिव वेलोसिटी से दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, उतनी रिलेटिव वेलोसिटी से दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, तभी तो जाके आपकी एनर्जी कंजर्व्ड है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है, ठीक है, इट विल बी स्लाइटली लेसर देन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जितनी जोश, जितनी एनर्जी के साथ में दोनों एक दूसरे से मिलने आ रहे थे, टकराने के बाद में क्योंकि कुछ मात्रा में एनर्जी बाहर चलेगी,
उतनी जोश और उतनी एनर्जी के साथ में वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाएंगे। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के कंपैरिजन में। तो एक तरीका और है ये पहचानने का कि आपकी कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है या फिर इन इलास्टिक कोलिजन है। एक तरीका और है, ठीक है। तो एक तरीका तो आपके पास में ये आ गया कि इलास्टिक कोलिजन की पहचान क्या हो गई, आपको पता पड़ गया, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन की पहचान क्या हो गई, आपको पता पड़ गया। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की पहचान क्या हो गई, आपको पता चल गया। एक तरीका और है, एक हम यूनिटलेस क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको बोला जाता है कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसको डिफाइन किया जाता है एज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। और ध्यान रखना बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमेशा जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टकराएंगे ना, तो टकराने के दौरान नॉर्मल फोर्स के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है सिर्फ उसी को कंसीडर करके इनको कैलकुलेट किया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी मैं आपको जब एग्जांपल्स कराऊंगा इसको और अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल के लिए तो ये जो हमने एक नया नंबर डिफाइन किया है जो कि एक रेशियो है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रेशियो, इसके आधार पर भी आप कोलिजन का टाइप पता लगा सकते हो। अब अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए, मतलब इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हो, तो इसका जो ई है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। इलास्टिक कोलिजन का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन छोटा है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के कंपैरिजन में, ये वाला नंबर इस वाले नंबर के कंपैरिजन में छोटा है, तो ई भी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो इस केस में 0 से तो बड़ा होगा ई, बट लेस देन 1 हो जाएगा। तो इसको देख के आप पता लगा सकते हो कि हाँ यार, हम जिस कोलिजन की बात कर रहे हैं वो आपकी बार इन इलास्टिक कोलिजन। और अगर इसकी बात करें तो इसमें तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर 0 हो गया तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब एक छोटा सा नंबर हमें मिल गया, उस नंबर को देख के हम पता लगा सकते हैं कि किस टाइप की कोलिजन के बारे में बात हो रही है। बेटा छोटी छोटी चीजें हैं, बट यही कई बार क्वेश्चन की टर्म्स में आप लोगों से पूछ ली जाती है, ठीक है। तो अब आप ई के आधार पर भी पहचान सकते हो कि एनर्जी कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी, कोलिजन इलास्टिक होगी या फिर इन इलास्टिक होगी। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया हमारा एक और कंपैरिजन। अब अपन चलते हैं थोड़े से इनके स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जुगाड़ते हैं अपन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। क्योंकि देखो, इन इलास्टिक कोलिजन के अगर फॉर्मूले आपने याद कर लिए ना, तो आप हर एक कोलिजन के फॉर्मूले उससे डिराइव कर सकते हो, उसमें सिर्फ आपको ई की वैल्यू रखनी है। तो कौन कौन से फॉर्मूले हमें रिक्वायर्ड होते हैं, देखो, हमें अक्सर जो दोनों ऑब्जेक्ट्स टकरा रहे हैं उनका मास गिवन होता है, मतलब m1 m2 गिवन होता है, ठीक है। और हमें क्या गिवन होता है, दोनों की बिफोर कॉलिजन जो वेलोसिटीज है u1 u2 वो भी हमें जनरली गिवन होती है। अब हमसे पूछा क्या जाता है, हमसे पूछा जाता है आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटीज कितनी होगी। हमसे पूछा जाता है कि कॉलिजन के दौरान एनर्जी लॉस कितना होगा। तो अगर ये दो चीजें आपने हर कॉलिजन के बारे में ध्यान रख ली ना, तो आप गंगा नहा जाओगे, आप हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। तो यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से नोट करना बेटा, कि जनरली आपको क्या गिवन होता है, ठीक है। जनरली आपको गिवन होता है दोनों ऑब्जेक्ट का मास, मतलब m1 एंड m2 आपको गिवन होता है, ठीक है। और दोनों ऑब्जेक्ट्स की बिफोर कोलिजन वेलोसिटीज, मतलब u1 एंड u2 आपको गिवन होता है। और एक और चीज आपको गिवन होती है, टाइप ऑफ कोलिजन,
कि इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात कर रहे हो या फिर इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, तो आपको एक और चीज गिवन होती है, वो है आपका ई। तो अक्सर हमें ये 5 क्वांटिटीज दी जाती है जब भी कोई कोलिजन का क्वेश्चन आता है। भाई नेचुरल है ना भाई, अगर मान लो कोई कोलिजन का क्वेश्चन आया तो क्या क्या देगा वो हमें? एक तो ये देगा कि जो दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं उनका मास कितना है, एक ये देगा कि दोनों टकराने से पहले किस स्पीड से चल रहे थे, एक रुका हुआ था एक चल रहा था, मतलब जो भी कुछ उनकी मोशन है वो। और एक हमें ये दे देगा ना कि एनर्जी कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी, इलास्टिक कोलिजन होगी या इन इलास्टिक कोलिजन होगी। तो ये 5 चीजें हमें अक्सर गिवन होती है, और अगर हमें ये 5 चीजें गिवन है तो हम डायरेक्ट किन किन चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। तो दो इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हो, तुम चाहो तो वी कैन फॉर्म 2 इक्वेशंस। ठीक है, तो पहला काम हम क्या कर सकते हैं, जो स्टेप नंबर 1 अगर रिक्वायर्ड हो तो हम 2 इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। वी कैन फॉर्म 2 इक्वेशंस एंड उनको क्या कर सकते हैं, एंड उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सी 2 इक्वेशन बनेगी? पहली इक्वेशन तो बनेगी आपकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहली इक्वेशन बनेगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन। भाई ये तो हर टाइप के कोलिजन के अंदर कंजर्व रहता है, यानी कि आप लिख सकते हो कि m1 u1 जो होगा प्लस m2 u2 जो होगा, इसका सम किसके इक्वल हो जाएगा, m1 v1 और प्लस m2 v2 के इक्वल हो जाएगा। v1 v2 क्या है, आपकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज है। एक तो इक्वेशन आप ये फॉर्म कर सकते हो, और दूसरी इक्वेशन आप कौन सी फॉर्म कर सकते हो, या तो एनर्जी वाली कर सकते हो या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसकी इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हो। क्या कहती है, ये कहती है कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा आपका v1 माइनस v2, है ना। हमेशा हायर वेलोसिटी में से लोअर वेलोसिटी को माइनस करना है अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली दोनों की वेलोसिटीज ऐड हो जाएगी, क्योंकि एक की वेलोसिटी को आप पॉजिटिव मानोगे तो दूसरे की नेगेटिव हो जाएगी, तो पॉजिटिव तो है ही, दूसरे की नेगेटिव मानोगे तो दोनों वेलोसिटीज क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है, हायर में से लोअर को माइनस करना है, और आमने सामने से आके टकरा रहे हैं तब तो दोनों की वेलोसिटीज को हमें सीधा सीधा ऐड कर देना। भाई ऐड करने में तो तुम कैसे भी ऐड करो, v1 प्लस v2 करो या v2 प्लस v1 करो, तो अगर दोनों सामने से आगे टकरा रहे हैं तब तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम u1 प्लस u2 भी लिख सकते हो, u2 प्लस u1 भी लिख सकते हो। लेकिन जब एक ही डायरेक्शन में चले तब आपको मेरा ये फंडा ध्यान में रखना है, हायर में से लोअर को माइनस करना है, या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर फॉर्म में आपने लिख दिया v1 माइनस v2। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू e टाइम्स u1 माइनस u2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है ना, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बनाई है, जो डायग्राम मैंने फर्स्ट पेज पर बनाया था। भाई फर्स्ट पेज पर मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें पहला ऑब्जेक्ट आगे चल रहा था स्लो स्पीड से, दूसरा ऑब्जेक्ट पीछे चल रहा था फास्ट स्पीड से, पीछे वाला जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो पहले से आके टकराता है, और टकराने के बाद में पहला तेज चलने लगता है और दूसरा स्लो हो जाता है। तो मैंने वो जो डायग्राम का कॉन्टेक्स्ट है उसके कंपैरिजन में ये सारी की सारी इक्वेशंस वगैरह मैं बना रहा हूँ। ठीक है ना, आया समझ में, है ना, ये उस डायग्राम के लिए इक्वेशंस। तो या तो आप 2 इक्वेशंस बना सकते हो एंड इनको क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है, ठीक है, कि सर या तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये लंबा तरीका है। हम क्या करते हैं, ये पूरी प्रोसीजर करने के बाद में जो v1 v2 की वैल्यू निकल के आएगी उसको याद ही रख लेते हैं ना, याद रख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दूसरा जो तरीका है हमारे पास में, जो हमारे पास में सेकंड मेथड है, ठीक है, इसको मैं कहूंगा स्टेप नंबर 2। ठीक है, हालांकि ये भी काम आपके लिए होमवर्क है, एक बार करके जरूर देखना। अब आप क्या करो कि जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, v1 v2 की वैल्यू निकालोगे, तो फाइनली जो आपके पास में आंसर आएगा ना उसको याद रख लेना। ठीक है ना, तो
आप रिमेंबर कर सकते हो, जस्ट रिमेंबर आफ्टर collision velocities। आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज होंगी उनको आप डायरेक्ट याद ही रख सकते हो, आएगा तो यहीं से, बट अपन बार बार सॉल्व करेंगे इसकी बजाय हम डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेंगे। तो जैसे V1 का हम फॉर्मूला बनाए, तो V1 का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका M1 माइनस E टाइम्स M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ, बाकी एक दो बार अगर आप इसको ध्यान रखोगे, याद रखोगे, तो ये फिर फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। ठीक है ना, M1 माइनस ई टाइम्स M2, M1 प्लस M2 टाइम्स U1 एंड प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस E टाइम्स M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 टाइम्स U2। अब आपको जो भी मेहनत लगानी है ना, वो सिर्फ इस फॉर्मूले को याद करने में लगानी है। अब वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, नीचे वाली चीज तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप ध्यान रख लेना दोनों मासेस का सम करना है। जो दिमाग पे जोर लगाना है वो ऊपर वाली चीज को याद करने में लगाना है। तो अगर आप V1 फाइंड आउट कर रहे हो, इसका मतलब आप 1 में से 2 को माइनस करोगे, तो आपको M1 में से M2 को माइनस करना है विथ द फैक्टर E। तो ये जो आएगा M1 माइनस ई टाइम्स M2, ये तो U1 का कॉफिशिएंट हो जाएगा, और 1 प्लस ई टाइम्स M2 जो होगा वो U2 का कॉफिशिएंट हो जाएगा। मैं तो मेरा तरीका बता रहा हूं, तुम अपने तरीके से याद करो, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुमने ये एक एक्सप्रेशन याद कर लिया, आगे की कोई भी चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं बताता हूँ कैसे। अब आप बोलोगे सर ये तो आप क्या ही बोल रहे हो, अभी V2 का फॉर्मूला बताओगे, वो भी तो याद करना पड़ेगा, हमें नहीं करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे। अब आपको मान लो V2 का फॉर्मूला बनाना है, मान लो आपको V2 का फॉर्मूला बनाना है, तो आपने 1 को किससे रिप्लेस कर दिया, 2 से। तो आप क्या करो, पूरे के पूरे फॉर्मूले में यही काम करो, आप 1 को 2 से रिप्लेस कर दो। तो यहां पर M1 था, तो M1 की जगह क्या बना दो आप, M2 बना दो। यहाँ पर M2 था, तो M2 की जगह आप क्या बना दो, M1 बना दो। नीचे M1 प्लस M2 था, तो उसको उल्टा करके M2 प्लस M1 लिख दो। यहाँ पर U1 था, तो इसकी जगह आप U2 लिख दो। फिर प्लस 1 प्लस E, M2 की जगह क्या आ जाएगा, M1, नीचे आ जाएगा आपका M2 प्लस M1, और यहाँ पर U2 की जगह आ जाएगा U1। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, तो ये आप अपने आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो दो फॉर्मूले तो ये हो गए आपके कि दोनों की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी होगी, और एक फॉर्मूला होगा आपका लॉस ऑफ एनर्जी का। तो डेल्टा ई लॉस्ट, जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, कितना हो जाएगा। तो इसका भी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, एक सिंगल फॉर्मूला हर जगह पर काम आ जाएगा आपके, हाफ, ठीक है, हाफ M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, 1 माइनस ई स्क्वायर, या पहले एक बार U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर कर लो, और मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी का। तो अगर आपको ये तीन फॉर्मूले याद हैं, V1 V2 एंड लॉस ऑफ एनर्जी, आप कोलिजन का किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला, याद तो आपको यही करना है, दूसरा तो आप बना ही लोगे इससे। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला जो कि आप पहले से बना ही लोगे, और ये हो गया आपका लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला, ये भी आपके काफी काम आएगा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने। अब मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा
कि सर तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं, सर तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने के लिए कह रहे हैं। बेटा इसलिए कह रहा हूं ताकि आपकी स्पीड बढ़े। आप हर कॉलिजन के क्वेश्चन में थोड़ी ना इक्वेशंस बना के सॉल्व करके फिर आंसर निकालोगे, हालांकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये रास्ता तो है ही है हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर गलती से तुम फॉर्मूले याद नहीं कर पाए, भूल गए, तो ये वाला रास्ता तो है ही है, तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपको स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व करने और आपको एक हथियार के दम पर मैक्सिमम चीजों को सॉल्व कर लेना है, तो फिर मैं आपको ये 3 फॉर्मूले बता रहा हूं। अब बाकी के फॉर्मूले अपन यहीं से बनाएंगे। भाई हमें अलग अलग टाइप की कॉलिजन में ई की वैल्यू ही तो रखनी है। ई की वैल्यू रखेंगे, हमारा फॉर दैट टाइप ऑफ कॉलिजन फॉर्मूला आ जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है हमें यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हमें इन इलास्टिक हेड ऑन कॉलिजन के बारे में, जिसका डायग्राम मैंने बनाया था फर्स्ट पेज पर, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अगर ये चीजें हमें पता रह गई तो फिर आगे का काम हमारे लिए आसान है। ठीक है, देखो कैसे आसान है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं, ये तो चलो सारे के सारे पॉइंट्स अपनों ने एक ही पेज में लिख दिए, ठीक है। परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात करते हैं। तो परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में हमने देखा था, परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन में हमने देखा था कि जो ई था वो कितना हो जाया करता था, 0 हो जाया करता था। तो अब जितने भी फॉर्मूले थे उन सब में ई की वैल्यू कितनी रख दो, 0 रख दो। तो एक तो हमें ये पता पड़ गया, एक तो हमें ये पता पड़ गया कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा v1 माइनस v2, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई की वैल्यू रख दी मैंने 0 टाइम्स u1 u2 माइनस, ठीक है, u2 माइनस u1 हो जाएगा। ठीक है, यही तो लिखा था मैंने। अरे कहाँ गया यार, एक एक चीज उल्टी कर दी मैंने यहाँ पे, है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करो। फर्स्ट पेज पर चलते हैं। अपनी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या थी, u2 माइनस u1 और v1 माइनस v2। ओके, इसको थोड़ा सा चेंज करो ना, ये पकड़, यहाँ पर u2 माइनस u1 करो। u2 माइनस u1, ठीक है ना। तो इसको करेक्ट कर लो। अब 0 से मल्टीप्लाई किया तो इससे सीधा सीधा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, इससे सीधा सीधा कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि v1 और v2 जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। पहला कंक्लूजन हमारा ये निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट्स विल मूव टुगेदर आफ्टर कोलिजन। पहला कंक्लूजन तो हमारा ये निकला कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से सेपरेट ही नहीं होंगे, एक दूसरे से चिपक के मोशन करेंगे। दूसरा कंक्लूजन हमारा कौन सा निकला, देखो जहां जहां जो जो इक्वेशन हमने बनाई थी ना, वो इक्वेशन बना रहा हूं। एक इक्वेशन हमने बनाई थी मोमेंटम कंजर्वेशन की, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या हुआ, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, अब तुम v1 लिखो या v2 लिखो, दोनों बराबर हैं, दोनों को आप आफ्टर, v आफ्टर लिख सकते हो, मतलब कोलिजन के बाद की जो कॉमन वेलोसिटी है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो आप क्या कर सकते हो, आप m1 के साथ v1 की जगह भी v आफ्टर लिख सकते हो, और m2 के साथ v2 की जगह भी v आफ्टर लिख सकते हो। इसका मतलब v आफ्टर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहां से आपको ये भी पता पड़ गया कि दोनों कितनी वेलोसिटी से मूव करेंगे एक दूसरे से चिपक कर। तो v आफ्टर जो होगी हमारी वेलोसिटी वो हो जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेट मोमेंटम, जो भी आपका नेट मोमेंटम होगा, ठीक है,
डिवाइडेड बाय टोटल मास। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, कई क्वेश्चन में ये वाला कॉन्टेक्स्ट भी आपके काम आ जाता है। तो ये दूसरी चीज हमें पता चल गई। हमें ना सिर्फ ये पता चला कि दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ मूव करेंगे, हमें ये भी पता चल गया कि कितनी वेलोसिटी से मूव करेंगे। ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। तो ये सेकंड कंक्लूजन हो गया हमारा। तुम चाहो तो V1 और V2 की जो हमने जो फॉर्मूला बनाया था ना, उससे भी वैल्यू निकाल सकते हो, यही वाली निकल के आएगी। उससे भी निकाल सकते हो, यही वाली वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है ना, वो जो V1 V2 का फॉर्मूला लिखा था, बट चलो हमने यहाँ से निकाली। चलो लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इस केस में जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगा, मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। कितना होगा तो वो भी हम बता देते हैं। तो डेल्टा ई लॉस्ट जो होगा, तो हमारे पास में फॉर्मूला तो है ही, उसमें ई की जगह हमें क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो ई की जगह 0 रखेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि सिर्फ 1 बचा। तो यहां से आप लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u1 माइनस u2 का स्क्वायर। ये भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो ये तीन चीजें हमारे काम में आएगी। एक हमारे ये काम में आएगा कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ मूव करते हैं, तो कितनी वेलोसिटी से साथ साथ मूव करते हैं उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, एक हमारी ये काम में आएगा कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो मैक्सिमम होता है, तो कितना मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होता है उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और इसी तरीके से अगर हम बात करें किसके बारे में, परफेक्टली हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो सभी जगह E की वैल्यू 1 रख दो, तो यहाँ पर हमें पता पड़ गया कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल हो जाएगा। मतलब V1 माइनस V2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, U2 माइनस U1 के इक्वल हो जाएगा। और मोमेंटम तो कंजर्व था ही था, एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। इसका मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 के इक्वल हो जाएगा। और साथ ही साथ में एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो यहां पर नेट एनर्जी जो है, ठीक है, वो भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। आप रख के भी देख सकते हो, E की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे लॉस ऑफ एनर्जी के फॉर्मूले में, तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एनर्जी अगर कंजर्व रहेगी तो एक इक्वेशन और बनाई जा सकती है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन एक और बनाई जा सकती है। ठीक है, रही बात आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज की, तो हमें पता है v1, तो जहां जहां E था वहां वहां पे हमें क्या रख देना है, 1 रख देना है। तो v1 का फॉर्मूला अब देखो आपको भी याद हो गया होगा मेरे साथ साथ। तो v1 है, इसका मतलब m1 माइनस E की जगह रख दिया 1, तो सिर्फ बचेगा m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये तो हो गया u1 का कोफिशिएंट, और E की जगह 1 रख देंगे तो 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, 1 प्लस E था तो 2 हो गया, ट्वाइस ऑफ m2 डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u2। ये हो गया आपका आफ्टर कोलिजन पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। एंड इसी तरीके से आप v2 भी फाइंड आउट कर सकते हो। 1 की जगह क्या रख दो, 2 रख दो, तो ये आ जाएगा आपका m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1, u1 की जगह आ जाएगा u2 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, या m2 प्लस m1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय u1। तो ये आफ्टर कोलिजन आपकी वेलोसिटीज आ गई। एक स्पेशल केस यहां पर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्पेशल केस नंबर 1 है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम हो तब क्या होगा? ठीक है, तो इफ मासेस क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब m1 और m2 दोनों इक्वल हो जाए, दोनों की जगह आप क्या रख सकते हो, m रख सकते हो, तो क्या होगा? दो सेम मास वाले ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे से इलास्टिकली कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? इंटरेस्टिंग केस है, बताता हूं कहां काम में आता है, बट देखते पहले तो क्या होगा, मैथ्स क्या कहती है। तो हम क्या करते हैं, जहां पर m1 है वहां तो m रखेंगे ही रखेंगे, m2 की जगह भी m रख देंगे, तो देखो होगा क्या। तो हम पहले v1 निकाल रहे हैं, तो यहां पर भी m रखा, यहां पर भी m रखा, m में से m चला गया, कितना बचेगा, 0। तो ये तो पूरी की पूरी टर्म ही क्या हो गई, 0 हो गई। अब आते हैं यहां पर, ऊपर भी m रखा और नीचे m और m रखेंगे तो 2m हो जाएगा, तो ऊपर भी 2m नीचे भी 2m, कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, u2 बचेगा। तो आपने नोटिस किया कि यहां पर इस कंडीशन में v1 की वैल्यू तो किसके इक्वल निकल के आ जाएगी, v1 की वैल्यू तो u2 के इक्वल निकल के आ जाएगी। एंड इसी तरीके से जब आप v2 की वैल्यू निकालोगे तो v2 की वैल्यू किसके इक्वल निकल के आ जाएगी, u1 की वैल्यू के इक्वल निकल के आ जाएगी। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है, कि जब सेम मास के ऑब्जेक्ट सेम मास के ऑब्जेक्ट्स कोलाइड इलास्टिकली, their velocities interchange। है ना, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रख लेना है। सेम मास के ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे से टकराते हैं उनकी वेलोसिटीज क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कई सवालों के अंदर ये काम में आता है। तो ये हो गया आपका स्पेशल केस नंबर 1। ऐसे और भी स्पेशल केसेस हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ऐसे और भी स्पेशल केसेस हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे एक स्पेशल केस ये है, एक स्पेशल केस ये है कि ये हो गया आपका स्पेशल केस नंबर, स्पेशल केस नंबर 2 हो गया। क्या है ये स्पेशल केस, व्हेन हैवियर ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूविंग विथ velocity u collides with
स्टेशनरी लाइट ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा? अब इसको मैथ्स की टर्म्स में रीड करना सीखते हैं। सबसे पहले तो आपके ऑब्जेक्ट के मासेस के आगे एक वर्ड लिखा हुआ है कि एक मास हैवी है और एक मास लाइट है। तो मैथमेटिकली हम इसको क्या कह सकते हैं? मैथमेटिकली हम इसको कह सकते हैं कि आपका जो m1 है, मतलब जो ऑब्जेक्ट शुरुआत में चल रहा है तेज स्पीड से दूसरे के कंपैरिजन में, मतलब ये m1 जो है वो हैवियर है, ये बहुत ज्यादा है किसकी तुलना में? m2 की तुलना में। एक तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जाके टकरा रहा है वो हैवी है, मतलब m1 बहुत ज्यादा है, और जिससे टकरा रहा है वो लाइट है, इसका मतलब m2 जो है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। तो एक तो हम ये चीज कह सकते हैं, मतलब हम m2 को m1 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर m2 कैन बी नेग्लेक्टेड in comparison with m1। अब पहले तो तुम अपने हिसाब से सोच के देखो कि एक बहुत भारी ऑब्जेक्ट भागता भागता जाके टकराए एक बहुत हल्के ऑब्जेक्ट से। अगर तुम आंख बंद करके इमेजिन करोगे तो तुम्हें सिचुएशन पता है कौन सी नजर आएगी? कि वो नहीं होते छोटे बच्चों की जो स्कूल होती है, प्ले ग्रुप वगैरह, वहां पर क्या होता है, उनके क्लासरूम में जाके देखना, बहुत सारे बलून्स होते हैं इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, और छोटे बच्चों को तो आपको पता ही है वो भागते रहते हैं इधर उधर। तो जो बच्चा भाग रहा है उसका मास बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? बलून के कंपैरिजन में। तो जस्ट सोच के देखो कि एक बच्चा अगर भागते 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 किसी रखे हुए बलून से टकराता है तो क्या होता है? आप बोलोगे सर बच्चे के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बच्चे को तो पता ही नहीं चलता कि मैं गुब्बारे से टकरा गया, वो तो मस्त अपनी मस्ती में भागता रहता है। हाँ, जिस गुब्बारे से टकराया है वो दुगनी स्पीड से हमें आगे छिटकता हुआ नजर आता है। होता है या नहीं होता है ऐसा? तो ये वही वाली सिचुएशन है कि एक हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो भागता हुआ जाके टकरा रहा है किससे? एक लाइट ऑब्जेक्ट से। क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम इस कंडीशन को यूज करेंगे, m2 को हम नेग्लेक्ट कर दें m1 के कंपैरिजन में, तो देखते हैं v1 v2 कितना आएगा। ठीक है, तो v1 का फॉर्मूला तो सबको याद है ही कि v1 में क्या हुआ करता था? एक तो हुआ करता था m1 माइनस m2। अब m2 इतना छोटा है कि m1 में से उसको माइनस करोगे पता ही नहीं चलेगा, तो m1 माइनस m2 की जगह तो हम क्या रख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ m1 रख सकते हैं। हमने m1 के कंपैरिजन में m2 को क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। और नीचे m1 प्लस m2, अगेन m1 महासागर है, बहुत बड़ा है, और m2 बूंद है, तो महासागर में से बूंद को निकालो तो भी महासागर ही रहेगा, और महासागर में बूंद को ऐड करो तो भी महासागर ही रहेगा। तो ऊपर m1 माइनस m2 की जगह भी तुम सिर्फ m1 लिख सकते हो, m2 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, और नीचे m1 प्लस m2 की जगह भी तुम क्या लिख सकते हो? सिर्फ m1 लिख सकते हो, m2 को तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो। और यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा आपका u1 प्लस, अब देखना इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आएगा ट्वाइस ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय u1 u2। अब नोटिस करो कि ये जो m2 है ना, ये बहुत छोटा नंबर है, और m1 प्लस m2 तो बहुत बड़ा है। तो अगर आप एक बहुत छोटे नंबर को एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते हो तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्लोज टू जीरो होता है। तो ये जो चीज है, ठीक है, ये आपको अप्रोक्सीमेटली कितनी नजर आएगी? ये आपको अप्रोक्सीमेटली जीरो नजर आएगी। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत छोटे नंबर को एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो। तो जब इसको तुम जीरो रख दोगे और इधर m1 से m1 कट जाएगा, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि आपका v1 जो है वो तो सीधा सीधा किसके बराबर है? वो तो सीधा सीधा u1 के बराबर है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही था कि वाकई जो
हैवियर ऑब्जेक्ट है उसको तो पता ही नहीं चलेगा, वो तो जितनी स्पीड से पहले भाग रहा था उतनी स्पीड से तुम्हें बाद में भी भागता हुआ नजर आएगा। अब आते हैं अपन V2 की बात करते हैं कि जो आपका जो लाइटर ऑब्जेक्ट है हमारे हिसाब से तो उसकी वेलोसिटी दुगनी हो जानी चाहिए। किसके कंपैरिजन में? जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उसके कंपैरिजन में। देखते हैं, देखें। ठीक है, तो अब वही m1, तो इसमें आता है m2 माइनस m1। क्या आता है? m2 माइनस m1। और m1 के कंपैरिजन में आप m2 को क्या कर रहे हो? नेग्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आया आपका m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1, और यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय u2। अब क्योंकि आपका जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो शुरुआत में स्टेशनरी था, तो u2 खुद कितना था? u2 खुद कितना था? 0 था। u2 खुद कितना था? 0। शुरुआत में स्टेशनरी था, तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म तो 0 हो गई। ठीक है, प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ m1 डिवाइडेड बाय, नीचे m1 प्लस m2 को आप सीधा सीधा क्या लग सकते हो? m1 प्लस m2 की जगह आप सीधा सीधा m1 लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली m1 लिख सकते हो। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय यहां पर आ गया आपका u1। तो ये जो m1 है इससे पूरा का पूरा m1 प्लस m2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों लगभग आपस में एक दूसरे के बराबर। दोनों लगभग, इसकी जगह भी आप अप्रोक्सीमेटली m1 ही लिख सकते हो, m2 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। और ये वाली पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया? यहां से ये कंक्लूजन निकल के आया कि V2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो ट्वाइस ऑफ U1 के इक्वल हो जाएगा। तो हम जो उम्मीद कर रहे थे वो बिल्कुल सही निकली। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उससे परफेक्टली हमारा रिजल्ट मैच कर रहा है। वाकई अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट जाके किसी स्टेशनरी लाइट ऑब्जेक्ट से टकराता है तो हम देखते हैं हैवी ऑब्जेक्ट को तो पता ही नहीं चलता, वो तो अपनी स्पीड से भागता रहता है, और जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो हैवी ऑब्जेक्ट की दुगनी स्पीड से आगे की तरफ छिटक जाता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। तो ऐसे बहुत सारे केसेस, मतलब आप नोटिस कर पा रहे हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो मैथ्स कई बार आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। ठीक है ना, एक एक और स्पेशल केस है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका स्पेशल केस नंबर, ये हो गया आपका स्पेशल केस नंबर 3। इसमें अब उल्टा कर दो। व्हेन अ लाइट ऑब्जेक्ट, लाइट का मतलब हल्का ऑब्जेक्ट, collides with ठीक है, collides with stationary heavy object, तब क्या होगा? तब क्या होगा? इसका एग्जाम्पल, जब तुम किसी बॉल को फेंकते हो दीवार के ऊपर, तो जिस बॉल को फेंका है जो जाके दीवार से टकरा रही है वो तो बहुत हल्की है, मतलब m1 तो बहुत नेग्लिजिबल हो गया आपकी बात, और जिस से टकरा रही है मतलब दीवार से टकरा रही है वो स्टेशनरी है और बहुत ज्यादा हैवी है। तो क्या होता है जब तुम बॉल को दीवार पे फेंकते हो तो क्या होता है? दीवार तो बाद में भी रेस्ट पर रहती है, लेकिन बॉल जो है वो उतनी स्पीड से रिबाउंड हो जाती है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा जो V1 होगा वो तो माइनस U1 के इक्वल आना चाहिए। माइनस क्यों? रिबाउंड हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। और जो V2 होगा वो स्टिल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आपको चेक करना है खुद से। ठीक है, चेक योर सेल्फ, खुद से आपको चेक करना है। मैं रिजल्ट आपको बता देता हूं, चेक योर सेल्फ। ये है आपका होमवर्क। क्या मिलेगा आपको? ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका जो V1 है वो तो किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस U1 के इक्वल आ जाएगा। मतलब बॉल तो जिस स्पीड से जाके टकराएगी उसी स्पीड से वापस से लौट जाएगी,
और V2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0, मतलब दीवार के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये दोनों रिजल्ट कहाँ से आए ये आपको खुद से चेक करना है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूले के अंदर रख के बताया था। आप क्या करोगे इस केस में, इस केस में आप अब की बार M1 को बहुत छोटा मान लोगे M2 के कंपैरिजन में, मतलब इसको आप नेग्लिजिबल मान सकते हो, नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन विथ M2 करके देखना एक बार। तो ये कुछ केसेस हैं जो कि आप याद रखना चाहो। अब देखो, अब इनको याद रखने के लिए मैथ्स की जरूरत थोड़ी ना है, मैंने तो तुम्हें ऐसे एग्जाम्पल बताए, वो एग्जाम्पल याद रख लो तुम। अगर वो एग्जाम्पल याद रख गए तो फिर तुम आसानी से ये क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें, अब इनको कहाँ कैसे क्वेश्चंस के अंदर यूज किया जाएगा, मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा यार ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, और सच में जो मैं आपको स्पेशल पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, आप देखोगे हम इतने क्वेश्चन करेंगे ना, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। कितने इंटेलिजेंट लोग हैं क्वेश्चन बनाने वाले भी, कि चीजें यही होंगी, इन्हीं को यूज किया जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, बट बच्चे नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी चिंता मत करना, बट अभी तो आप इन स्पेशल केसेस को इकट्ठे करते हुए चलो, ठीक है ना। अब अपन एक लास्ट केस के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेशल केस है ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन का। तो ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूं, तो हम एक स्पेशल केस देख रहे हैं कि अब की बार ये जो मास है ये भी m है, और ये जो मास है ये भी m है। ये u स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कितनी स्पीड से, u स्पीड से, और ये भाई साहब जी रेस्ट पर है, ये भाई साहब जी रेस्ट पर है। और टकराने के बाद में क्या होता है, टकराने के बाद में एक भाई साहब जी जो है, टकराने के बाद में एक भाई साहब जी तो भाग जाते हैं इधर की तरफ, ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है ना, तो अलग अलग भागेंगे इधर की तरफ, और एक भाई साहब जी भाग जाते हैं, एक भाई साहब जी भाग जाते हैं आपके ये भाई साहब जी आपके भाग जाते हैं इधर की तरफ। ऐसी आपकी कोलिजन हो रही है। स्पेशल केस क्यों है पहले तो मैं वो बता देता हूं, क्या क्या स्पेशल है इस केस में। पहला तो ये स्पेशल केस इसलिए है क्योंकि जो दो मास ऑब्लिक कोलिजन कर रहे हैं वो सेम है। तो पहली यूनिक बात क्या है, पहली यूनिक बात क्या है, आपका मास जो है वो कैसा है, वो सेम है। पहली यूनिक बात, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम है। दूसरी यूनिक बात क्या है, वन इज मूविंग एंड अदर इज एट रेस्ट। ये दूसरी यूनिक बात है, ऐसा नहीं है दोनों ही मूव कर रहे हैं, एक मूव कर रहे हैं और एक रेस्ट पर है, ये दूसरी यूनिक बात। तीसरा, कोलिजन कैसी है आपकी, इलास्टिक एंड ऑब्लिक कोलिजन है। तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपको जहां पर नजर आ जाए कि इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन हो रही हो, जो दोनों ऑब्जेक्ट टकरा रहे हो उनका मास सेम हो, और एक ट्रेवल कर रहा हो और एक रेस्ट पर हो, तब तब ध्यान रखना, हमें नहीं पता V1 कितना होगा, हमें नहीं पता V2 कितना होगा, हमें एक चीज पता है कि V1 और V2 के बीच का जो एंगल है, V1 और V2 के बीच का जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल पक्का कितना हो जाएगा, ये एंगल पक्का 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल पक्का 90 डिग्री हो जाएगा। ये है हमारा स्पेशल केस। अब सर ये आया कहां से, किस तरीके से आपने निकाला, तो अगेन जहां पर हमें कुछ भी ना समझ में आए, हम दो फंडामेंटल इक्वेशंस पर चले जाएंगे। कौन कौन सी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो कि हर कॉलिजन के लिए एप्लीकेबल होती है, और क्योंकि ये इलास्टिक कॉलिजन है तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे यहाँ पर, तो हमें क्या समझ में आएगा? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अगर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? इसका मोमेंटम कितना है? m मल्टीप्लाइड बाई यू। दूसरे का मोमेंटम कितना है? m मल्टीप्लाइड बाई 0। तीसरे का आफ्टर कोलिजन पहले का मोमेंटम कितना है? m मल्टीप्लाइड बाई v1। और दूसरे का कितना है? m मल्टीप्लाइड बाई v2। m से m चला गया, तो u वेक्टर किसके इक्वल आ गया? v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर के इक्वल आ गया। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? u है। तो मैग्नीट्यूड की टर्म्स में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? आप लिख सकते हो कि u किसके इक्वल हो जाएगा? रूट के अंदर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ v1 v2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। भाई ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? ऐसे तो निकालते हैं। तो एक चीज तो हमें ये पता पड़ गई। और दूसरा, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो यहां पर अपन लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हमने यहां पर यूज किया। ठीक, तो अब हम एनर्जी को कंजर्व करते हैं। तो एनर्जी को कंजर्व करेंगे तो क्या आएगा? हाफ इंटू एम मल्टीप्लाइड बाई यू का स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि दूसरा तो रेस्ट पर था, हाफ इंटू एम मल्टीप्लाइड बाई वी वन स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम मल्टीप्लाइड बाई वी टू स्क्वायर। एम सेम होने की वजह से कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया, हाफ भी कैंसिल आउट हो गया, तो यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर के इक्वल नजर आ गया। मतलब u किसके इक्वल नजर आ गया? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर के रूट के इक्वल नजर आ गया। तो अगर यहां से उठा के हम यहां पर वैल्यू पुट करें कि यहां पर u की वैल्यू कितनी आ रही है, ये इसको अगर अपन यहां पर पुट कर दें तो आप देखोगे कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ v1 v2 कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कट गया, v2 स्क्वायर से v2 स्क्वायर कट गया, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ v1 v2 कॉस थीटा आ जाएगा आपका 0। इसका मतलब कॉस थीटा आ जाएगा आपका 0 और इसका मतलब थीटा आ जाएगा आपका 90 डिग्री। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर कि दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकराने के बाद में म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करेंगे। एंड दिस इज अ वेरी स्पेशल केस। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। बाकी ऑब्जेक्ट कोलिजन को अदरवाइज कैसे डील करने हैं वो तरीका भी आपने सीख लिया कि जब भी ऑब्लिक कोलिजन के ऊपर क्वेश्चन आएगा आप हमेशा दो इक्वेशंस बनाओगे, वन इज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड अदर इज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तुम एक और काम कर सकते हो भाई, आपका शुरुआत में मोमेंटम जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, तो आफ्टर जो कोलिजन होगा वो मोमेंटम भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब मोमेंटम का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। तो तुम वैसे भी कर सकते हो कि जो v1 है ना, इसके दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है v1 के? एक कंपोनेंट है v1 का इस तरफ, ठीक है, और एक कंपोनेंट है v1 का इस तरफ, ठीक है। ऐसे ही v2 जो है इसका भी एक कंपोनेंट इस तरफ है और एक कंपोनेंट आपका इस तरफ है, ऐसे। तो आपको डिपेंडिंग ऑन जो भी एंगल वगैरह दे रखा होगा उसके आधार पे आप ये दोनों कंपोनेंट्स निकाल सकते हो। जैसे मान लो इस एंगल को आप लेते हो θ1 और इस एंगल को आप लेते हो θ2। θ1 प्लस θ2 कितना आ जाएगा आपका? 90 डिग्री आ जाएगा। वो तो इस केस के अंदर हो गया। अदरवाइज आपको मान लो θ1 θ2 दिया हुआ है तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, v1 cos θ1 हो जाएगा और इधर v2 cos θ2 हो जाएगा। और इधर निकालोगे तो v1 sin θ1 हो जाएगा और इधर निकालोगे तो v2 sin θ2 हो जाएगा।
तो अब आपको क्या करना है, इन जनरल जब भी आप ऑब्लिक कोलिजन को स्टडी करोगे, एंड ऑब्वियसली एक क्वेश्चन से ही समझा पाऊंगा मैं आपको अच्छे से, बट फिर भी एक बार हिंट दे देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना उसको बैलेंस कर देंगे। ये वाला जो मोमेंटम का कंपोनेंट है मास से मल्टीप्लाई कर देना, और ये वाला जो मोमेंटम का कंपोनेंट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, बैलेंस कर जाएंगे। तो कई बार वहां से भी इक्वेशंस आ जाती है। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, आप ये वाला काम भी कर सकते हैं। भाई ये तो हमेशा एप्लीकेबल होगा, पर अगर मान लो कभी ये लंबा लग रहा हो, डायरेक्ट आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, तो आप इस तरीके से मोमेंटम के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को भी क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर भी बैलेंस करोगे तो आप लिख सकते हो कि m इंटू वी वन इंटू साइन थीटा वन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, m इंटू वी टू इंटू साइन थीटा टू के इक्वल हो जाएगा। m से m चला गया, और साथ ही साथ में आप ये लिख सकते हो कि m इंटू यू जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, m इंटू वी वन इंटू कॉस थीटा वन प्लस m इंटू वी टू इंटू कॉस थीटा टू के इक्वल हो जाएगा। यहां पर भी m से m चला गया। तो ऐसे भी आपके पास में दो इक्वेशंस बन सकती है, ऐसे भी आपके पास में दो इक्वेशंस बन सकती है, और आप थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू 90 डिग्री प्रूव कर सकते हो। तो ये भी काम किया जा सकता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को बैलेंस किया जा सकता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट किया जा सकता है ऑब्लिक कोलिजन के अंदर। ठीक है, तो ये काम भी आप कर सकते हो। अगेन अभी इसको कहीं कुछ लिखना विखना नहीं है, ये जस्ट केवल मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ। क्वेश्चंस के जरिए अपन देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा एक बार के लिए कोलिजन कंप्लीट। जितने भी स्पेशल पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जितने भी स्पेशल हथियार मैंने आपको बताए हैं, उनको सबको अच्छे से दिमाग के अंदर बैठा लेना, एक पेज के ऊपर लिख लेना, फिर देखना क्वेश्चन करने में जो मजा आएगा ना तुम्हें। अब आज से पहले हो सकता है कॉलिजन बहुत डिफिकल्ट लगता हो, क्योंकि तुम्हें इतनी क्लैरिटी के साथ में किसी ने कभी बताया ही नहीं, इतनी क्लैरिटी के साथ में कि हेड ऑन और ऑब्लिक का डिफरेंस क्या होता है, इलास्टिक और इन इलास्टिक का डिफरेंस क्या होता है, और कैसे सिर्फ इन इलास्टिक के आफ्टर वेलोसिटीज और एनर्जी का फॉर्मूला आप ध्यान रख लो, तो आप हर एक टाइप के कोलिजन को सॉल्व कर सकते हो यूजिंग इक्वेशंस एज वेल एज फॉर्मूलाज। नो वन हैज टोल्ड यू, किसी ने बताया नहीं। आज पहली बार आपने एक लेक्चर के अंदर पूरा कोलिजन पढ़ा, तब जाके आपको ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार कोलिजन तो आसान है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, एंड ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस होंगे ना उनमें भी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि आपको स्पेशल केसेस के तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ केसेस ऐसे होंगे, कुछ केसेस हमारे आप देखोगे फटाफट 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 जो भी स्पेशल केसेस हमने देखे उन्हीं को क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जाएगा। मजा आएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तुम इंतजार करोगे नेक्स्ट लेक्चर का, मुझे पक्का पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।